वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। हमारा जो फिज़िक्स का सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है फिज़िकल वर्ल्ड। फिज़िकल वर्ल्ड पढ़ने से पहले हम सबसे पहले साइंस पे जाएंगे कि साइंस है क्या। इससे पहले भी आपने काफ़ी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी साइंस की, तो हम दोबारा से थोड़ा सा जान लेते हैं कि साइंस क्या है। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। साइंस एक्चुअल में लैटिन वर्ड साइंटिया से निकली है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टू नो, जानना। सिमिलरली इसका संस्कृत का जो वर्ड है विजनान, या अरेबिक का वर्ड है इल्म, इन सब का एक ही जैसा मानी आ रहा है, जिसको हम इल्म बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं। अब आते हैं हम अपने सब्जेक्ट फिज़िक्स की तरफ और इस वर्ड फिज़िक्स को देखते हैं कि ये कब आया और किसने दिया और इसका मतलब क्या है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं है। तो फिज़िक्स जो है ये 15th सेंचुरी में ग्रीक वर्ड से निकला है। उस ग्रीक वर्ड का मीनिंग असल में नेचर है। तो उसका मतलब ये हुआ कि फिज़िक्स नेचर की स्टडी को कहते हैं। जैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर दिन और रात का बनना, गर्मी, ठंडक, बारिश, इन सब का आना, टाइड्स का बनना समंदर के अंदर, ज्वालामुखी का फटना, चाय का गर्म होना, ठंडा होना, मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है, इस सब इसके अंदर भी फिजिक्स शामिल है। आप इस वीडियो को देखोगे ये भी इसमें भी फिजिक्स शामिल है। टीवी पे आप इमेजेस देखेंगे, ये भी इसमें भी फिजिक्स शामिल है। फैन का चलना, हवाओं का चलना, मतलब कि आप फिजिक्स को ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारी डे टू डे लाइफ में जुड़ी हुई है किसी न किसी तरह से। इसीलिए इसके लिए फिजिक्स के बारे में एक कोट है कि फिजिक्स जो है ये किंग ऑफ साइंस है और मैथमेटिक्स को क्वीन बोला गया है। तो फिजिक्स के अंदर ये जितने भी मैंने आपको मेथड्स या जितने भी आपको ये चीज़ें बताई, दिन का होना, रात का होना, ये मौसमों का होना, ये सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं किसके द्वारा? फिजिक्स के द्वारा। तो हम सीधा अपनी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। फिजिक्स, द वर्ड फिजिक्स इज derived फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड दिस वन। कि ये जो फिजिक्स है ये एंशियंट पुराने ग्रीक वर्ड से निकला है, जो कि ये है विच मीन्स नेचर, जिसका मतलब है कुदरत। सो वन कैन से दैट फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस। इसलिए कोई ये कह सकता है कि फिजिक्स असल में नेचुरल साइंस है, कुदरती साइंस है, दैट स्टडीज मैटर, जो मैटर को स्टडी करती है, इट्स मोशन, मैटर का मोशन जो है उसको स्टडी करती है, एंड बिहेवियर थ्रू स्पेस एंड टाइम, और मैटर का बिहेवियर स्पेस और टाइम के साथ, ठीक है, एंड द रिलेटेड एंटिटीज ऑफ एनर्जी एंड फोर्स, और जो रिलेटेड एंटिटीज हैं, चीजें हैं, कौन सी वाली? ये एनर्जी और फोर्स, इनको भी फिजिक्स ही स्टडी करती है। फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल साइंटिफिक डिसिप्लिन्स। फिजिक्स जो है एक बुनियादी साइंटिफिक निसाब है, साइंसी निसाब है। निसाब मीन्स के जो आपका, जिसको आप सब्जेक्ट बोलते हो, एंड इट्स मेन गोल इज टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स बिहेव्स। और इसका मेन गोल जो है, मकसद जो है वो क्या है? टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स बिहेव्स, कि यूनिवर्स जो है ये कायनात कैसे बिहेव कर रही है, ठीक। इसके साथ फिजिक्स की एक और डेफिनेशन है, वो है लॉज विच एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। वो वाले कायदे जो
फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करते हैं, उसी को फिजिक्स बोला गया है। इसके बाद का जो टॉपिक है आपका वो है स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप यानी डोमेन कितना है, या यूं कहा जाए कि फिजिक्स की औकात कितनी है। तो हम इसकी औकात जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और कर लेते हैं। यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, ये दोनों चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन In physics, we attempt to explain diverse physical phenomena in terms of a single law or a few concepts. कहता है कि फिजिक्स के अंदर हम ये कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की अलग अलग डिफरेंट फिजिकल फिनोमिनास को किसी एक सिंगल लॉ के से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, या कुछ एक जैसे कंसेप्ट्स को लेके डिफरेंट फिनोमिनास को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसी चीज को यूनिफिकेशन कहते हैं। मतलब कि अलग अलग फिनोमिनास को किसी एक लॉ से अगर हम जज करके हम उसे एक्सप्लेन करते हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं कि ये यूनिफिकेशन होगी। अलग अलग चीजों को हमने एक ही लॉ से डिफाइन कर दिया। द एफर्ट इज टू सी द फिजिकल वर्ल्ड एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉज इन डिफरेंट डोमेन्स एंड कंडीशंस। वही बात कहता है कि ये एफर्ट किस लिए है, टू सी द फिजिकल वर्ल्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉज, के पूरे फिजिकल जो ये वर्ल्ड है हमारा, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजों के लिए कुछ यूनिवर्सल लॉज होने चाहिए। मतलब काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट जो डोमेन्स हैं चीजों के, या जो जो प्रोसेसेस होते हैं, हम उनको किसी सिंगल लॉ यूनिवर्सल लॉज उनके लिए बनाएं। उन लॉज की बिना पर हम उन डोमेन्स को डिफाइन कर सके, और इसी चीज को ही जो है वो यूनिफिकेशन कहा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल फॉलिंग, मून रिवॉल्विंग एंड पेंडुलम स्विंग, ऑल द थ्री आर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे ये तीन चीजें हैं, सेब का गिरना, या मून की रिवॉल्वेशन, या पेंडुलम का स्विंग होना, इन तीनों चीजों के अंदर हम एक ही लॉ लगाते हैं। कौन सा? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाते हैं। अब देखो ये एप्पल का साइज देखो, एप्पल क्या है, मून कौन सी बॉडी है, फिर पेंडुलम स्विंग अलग से है, पेंडुलम तो अलग है, ठीक है। इन तीनों चीजों के अंदर हम लॉ एक ही लगा रहे हैं। कौन सा? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये अलग अलग डोमेन है इनका, एप्पल फॉलिंग अलग से है, मून रिवॉल्व अलग कर रहा है, पेंडुलम स्विंग अलग है। तो हमने इनको यूनिफाई करके इन पे एक ही लॉ लगाया। कौन सा? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम इन तीनों के, ये जो एप्पल का फॉल होना, मून का रिवॉल्व करना, या पेंडुलम का स्विंग, इन सभी चीजों को हम स्टडी कर सकते हैं। इसी चीज को जो है यूनिफिकेशन कहा गया है। सिमिलरली द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैक्सवेल इक्वेशंस गवर्न ऑल द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। कहता है उसी तरह से जो बेसिक लॉज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, जिसको मैक्सवेल इक्वेशंस कहा गया, चार इक्वेशंस हैं ये, गवर्न ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। ये चार इक्वेशन क्या करती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन सब की रहनुमाई करती है। कौन सी चीज? ये मैक्सवेल इक्वेशंस। अब देखो इसके अंदर सारी चीजें आ गई, इलेक्ट्रिक भी हैं और मैग्नेटिक फिनोमेना, दोनों फिनोमेना हो रहे हैं, लेकिन इन सब की रहनुमाई कौन चीज कर रहा है? उन सब की गवर्निंग जो है वो मैक्सवेल्स की इक्वेशंस कर रही है। चार इक्वेशन बनाई मैक्सवेल ने दी है, और वही चार इक्वेशंस जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना की रहनुमाई करती हैं, उनको गवर्न करती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कितने ही होंगे? काफी सारे होंगे। अब उन सभी फिनोमेनास को यही गवर्न करती हैं, यही मैक्सवेल इक्वेशंस। तो काफी सारे फिनोमेनास हैं, उन फिनोमेनास को सिर्फ चार इक्वेशंस अगर गवर्न कर रही हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपका वो एक टोटल एक सेट बन गया, और उसको आपने यूनिफिकेशन कर ली, ठीक है। इसी चीज को यूनिफिकेशन कहा गया है, ठीक है। रिडक्शनिज्म, इट इज एन एफर्ट टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स system from the properties and interactions of its constituent simpler parts। कहता है कि ये एक एफर्ट है किसके लिए?
to derive the properties of a bigger, more complex system from the properties and interactions of its constituent simpler parts. कहता है ये एक एफर्ट है किसका, कि जो प्रॉपर्टीज हैं छोटे छोटे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं किसी भी काम की, उनको उन छोटे पार्ट्स से निकाल के किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर लाने का, इसी अप्रोच को जो है वो कहा गया, दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज रिडक्शनिज्म। इसी अप्रोच को रिडक्शनिज्म कहा गया है। देखो, कहने का मतलब ये कि सपोज आपके पास कोई बहुत बड़ा काम दिया गया है और आपने उस काम को पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब जब आपको ये कहा जाए कि काम हुआ या नहीं हुआ, तो आप तब तक नहीं बोल सकते कि जब तक कि हर एक पार्ट फिनिश नहीं हो चुका हुआ। जैसे ही पूरे पार्ट्स फिनिश होंगे तो आप उसको असेंबल करके क्या कर लोगे, एक बना लोगे, एक पूरा काम बना लोगे। तो उसी तरह से रिडक्शनिज्म क्या करता है कि अगर आपके पास कोई काम है फिजिक्स के अंदर, तो प्रॉब्लम है आपके पास कोई, तो उस प्रॉब्लम को, बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में, हिस्सों में बांट के आप उन हिस्सों में अलग अलग तरह से जो कैलकुलेशन है वो करेंगे और अपने रिजल्ट तक पहुंचेंगे। इसी चीज का नाम जो है रिडक्शनिज्म दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बुलेट इज फायर्ड, मिसाल के तौर पर अगर एक बुलेट, गोली जो है वो किसी राइफल से चलाई गई एंड इट हिट्स अ ब्लॉक, और ये आगे जाके किसी ब्लॉक के साथ टकराती है, एंड देन द ब्लॉक हिट्स ए पेंडुलम, और ये जो ब्लॉक जो है आगे जाके टकराता है किसके साथ, किसी पेंडुलम के साथ। एंड यू आर आस्क्ड हाउ मच द पेंडुलम मूव्ड, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ ये पेंडुलम कितना मूव हुआ आगे। देखें, सबसे पहले वो जो बुलेट थी वो किसके साथ टकराई, ब्लॉक के साथ। उसके बाद वो ब्लॉक जो है वो आगे पेंडुलम के साथ टकराया। अब आपसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो पेंडुलम के बारे में किया जा रहा है कि पेंडुलम जो है वो कितना मूव हुआ होगा, ये बताएं। अब इसका आंसर कैसे करेंगे आप? फॉर दिस यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंटम। इसके लिए आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसका, ऑफ बुलेट फायर्ड, जो बुलेट फायर की गई शुरू में राइफल से, उसका। देन मोमेंटम एंड एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ब्लॉक, और उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर और मोमेंटम किसका, बुलेट का टू ब्लॉक। बुलेट से जो एनर्जी ट्रांसफर हुई और मोमेंटम ट्रांसफर हुआ किसके अंदर, ब्लॉक के अंदर। एंड देन टू कैलकुलेट द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ पेंडुलम, और उसके बाद में आप जाके किसका, मोमेंटम और एनर्जी किसका, पेंडुलम का जो है वो चेक करेंगे कि उसके पास कितनी एनर्जी और कितना मोमेंटम पहुंचा, कि उसमें जो ताकत पैदा हुई और उस ताकत से वो कितना मूव हुआ। देखो, आपका काम सिर्फ इतना था कि आपने पेंडुलम की मूवमेंट देखनी थी कि मूवमेंट कितनी हुई उसके अंदर, पेंडुलम के अंदर। लेकिन इस चीज के लिए आपको शुरुआत में जाना पड़ा कि बुलेट जो फायर हुई उसका मोमेंटम कितना था, कितनी ताकत थी उसमें, कितनी फोर्स से वो आया, और वो फोर्स आगे ब्लॉक में कितनी ट्रांसफर हुई, और फिर उस ब्लॉक ने आके इस पेंडुलम को कितनी फोर्स दी और मोमेंटम दिया कि ये हिल सका। तो सो यू हैव टू डू द थिंग्स इन कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो चीजें हैं वो अलग अलग पार्ट्स में करनी पड़ी, फिर जाके आप आखिर जो है पेंडुलम की मूवमेंट फाइंड आउट कर पाए। टू रीच कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स टू रीच आउट टू द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट तक जाने के लिए आपको कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स में काम करना पड़ा, अलग अलग जगह पे कैलकुलेशन करनी पड़ी, फिर जाके आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंचे। दिस इज व्हाट इज नोन एज रिडक्शनिज्म। यही वो चीज है जिसको रिडक्शनिज्म कहा गया है। तो
ये था आपका यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। हालांकि इसका उतना आगे इस्तेमाल नहीं है इस पूरे यूनिट का, लेकिन फिर भी बेसिक यूनिट है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ब्रांच किसके अंडर आती है। और इन ब्रांचेस में अगर हम काफ़ी सारी चीज़ों में एक जैसे लॉ अप्लाई हो रहे हैं तो उन लॉज का नाम क्या है, और उन लॉज को हम कैसे बोल सकते हैं कि ये यूनिफिकेशन है और ये रिडक्शनिज्म है, इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो इसलिए हमने ये आपको ये चीज़ भी क्लियर करा दी कि यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म क्या होता है। तो इसके बाद हम सीधा चलेंगे अपना जो टॉपिक है स्कोप ऑफ फिजिक्स उसकी तरफ। स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की जो वुसअत है वो कितनी ज़्यादा है, कितने जगह में ये फैली हुई है और कहाँ कहाँ इसका रेंज है, डोमेन है, वो देखते हैं हम। तो फिजिक्स का जो स्कोप है उसके अंदर हम इसको दो टाइप्स में पढ़ेंगे। पहली टाइप जो है वो है मैक्रोस्कोपिक, या उसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, और दूसरी आ गई माइक्रोस्कोपिक, या उसका दूसरा नाम क्वांटम फिजिक्स भी है। जो ये मैक्रोस्कोपिक है जिसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, यानी पुरानी फिजिक्स जिसको बोलते हैं, जैसे आप क्लासिकल सॉन्ग सुनते हैं ना, उसी तरह ये भी है क्लासिकल फिजिक्स। तो जो मैक्रोस्कोपिक है, मैक्रोस्कोपिक वो वाली चीज़ें होती हैं जिनको हम अपनी नंगी आंख से देख सकते हैं। तो उन चीज़ों पर बेस्ड जो है वो जितने भी प्रोसेसेस हुए या जितने भी काम हुआ फिजिक्स के अंदर, तो उसको हम क्लासिकल फिजिक्स में रखा गया। अब जो दूसरा काम है ये माइक्रोस्कोपिक वाला, ये जो हम नंगी आंख से ना देख सकें वो वाली फिजिक्स, और उसके अंदर जो काम हुआ उसको माइक्रो फिजिक्स बोलते हैं, और या उसका नाम क्वांटम फिजिक्स भी रखा गया है। और यही फिजिक्स जो है मॉडर्न फिजिक्स कहलाती है। पहले यही जो क्लासिकल फिजिक्स थी इसी में ही काम हुआ। अब ये क्लासिकल फिजिक्स आगे इसकी चार जो हैं वो ब्रांचेस हैं, जिनमें मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया और ऑप्टिक्स हो गया। ये चार जो चीज़ें हैं ये मैक्रोस्कोपिक या क्लासिकल फिजिक्स के अंडर आती हैं। अब मैकेनिक्स के अंडर क्या क्या हम पढ़ते हैं, उसमें मोशन हो गया, जैसे कार का मोशन हो गया, फ्रिक्शन हो गई, रॉकेट प्रोपोगेशन हो गई, बेंडिंग ऑफ रॉड हो गया, साउंड वेव्स हो गई, फ्लोटेशन हो गया, उसके अलावा व्हील रोटेशन हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, मोशन ऑफ प्लैनेट्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया। मतलब मोशन के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम इस मैकेनिक्स के अंडर पढ़ते हैं। दूसरी जो जो ब्रांच है या इसकी जो टाइप है मैक्रोस्कोपिक या क्लासिकल फिजिक्स की, वो है थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम तकरीबन हीट, टेम्परेचर और इस पर बेस्ड कुछ लॉज, हीट इंजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फिर स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होती है उस चीज़ के बारे में हम इसी थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और काफ़ी सारे इसके अलावा भी इसके अंदर फिनोमेना जो हैं और टॉपिक्स जो हैं वो थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। तो उसके बाद तीसरी टाइप जो है वो इसकी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, यूनिट है, जिसके अंडर दो सब यूनिट अलग से आते हैं। तो इसके अंडर हम जो पढ़ते हैं वो ये है, चार्ज है, फील्ड हो गया, करंट हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, डायरेक्ट करंट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई। ये सब हम इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। और उसके बाद हो गया जो आपका जो चौथी टाइप है मैक्रोस्कोपिक या क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, वो है आपका ऑप्टिक्स, जिसके अंदर आप लाइट और उस पे बेस्ड काफ़ी सारे प्रोसेसेस पढ़ते हैं। लाइट हो गया, लाइट की नेचर क्या है जी, फिर मिरर्स क्या होते हैं, लेंसेज क्या होती हैं, टेलीस्कोप्स क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, रेनबो कैसे बनती है, टिंडाल इफेक्ट क्या होता है, या उसके अलावा और भी डाइफ्रैक्शन क्या होती है, इंटरफेरेंस क्या होती है। मतलब लाइट के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप इस ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक जिसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं उसके अंदर चार टाइप्स हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। इन दो यूनिट को आप 11th क्लास के अंदर पढ़ेंगे, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स।
और दूसरे दो जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, ये दोनों आपने जो है 12th क्लास के अंदर पढ़ने हैं। तो उसी तरह से जो ये दूसरी टाइप आ गई माइक्रोस्कोपिक या क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं जिसको, और जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये वाला काम जो है ये बहुत पहले हुआ है। मैक्रोस्कोपिक या क्लासिकल फिजिक्स जिसको बोलते हैं, इसके अंदर मैकेनिक्स का काम, थर्मोडायनेमिक्स का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का या ऑप्टिक्स का ये पहले हो चुका है काफ़ी। तो जो माइक्रोस्कोपिक है ये या क्वांटम फिजिक्स, ये काम जो है बाद में हुआ, इसीलिए इसका नाम मॉडर्न फिजिक्स रखा। और ये माइक्रोस्कोपिक क्यों बोला गया, क्योंकि ये एटम के अंदर वाली फोर्सेस या एटम को स्टडी करना, एक्स रेज, इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी स्टडीज हुई वो सारी माइक्रोस्कोपिक या क्वांटम फिजिक्स के अंदर ही हम स्टडी करते हैं। तो ये वैसे स्कोप ऑफ फिजिक्स इतना ही नहीं है, हम इन सब चीज़ों को, मैकेनिक्स को, थर्मोडायनेमिक्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, इन सबको अलग अलग करके डिफाइन करेंगे, तब जाके हमारा ये पूरा स्कोप के लिए एक अच्छा टॉपिक बनेगा। तो चूंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो चुका है, इसलिए मैं इसको आज यहीं तक क्लोज करूँगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो स्कोप से ही हम आगे शुरू करेंगे। और स्कोप के साथ साथ एक जो टॉपिक आता है उसका नाम है एक्साइटमेंट इन फिजिक्स। वैसे वो जो टॉपिक है वो ऐसा है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट इन फिजिक्स, तो हम स्कोप अलग से पढ़ेंगे और फिर जो है क्या नाम है इसका, एक्साइटमेंट इन फिजिक्स, उसको अलग करके पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इतना ही रखेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स तक। तो आज हमने बेसिक जो है इसका थोड़ा पढ़ा कि साइंस क्या होती है, थोड़ा सा उसका रिव्यू किया। उसके बाद जो फिजिक्स है वो कब आई, किसने दी, क्या हुआ, उसके बारे में पढ़ा। उसके अलावा यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, इसके बारे में पढ़ा। और थोड़ा सा स्कोप ऑफ फिजिक्स जो है, इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, उसकी सब ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, उसके बारे में पढ़ा। तो अगले लेक्चर में हम इसी को ही, स्कोप ऑफ फिजिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।